नमस्कार, मैं प्रशांत और आप देख रहे हैं द एजी न्यूज। देखिए 2024 का लोकतंत्र का सबसे बड़ा महापर्व जिसे कहा जाता है, यानी कि मतदान लोकसभा चुनाव को लेकर वो शुरू हो चुका है। पहले फेज का मतदान हो चुका है। ऐसे में बिहार के 40 लोकसभा सीटों में से 4 लोकसभा सीट पहले फेज में था और उसके बाद 5 लोकसभा सीट जो है वो दूसरे फेज में आने वाला है। लेकिन आज हम लोग बातचीत करेंगे कि जो पहला फेज का चुनाव था वो कैसा रहा, क्या कहीं पे ट्रायंगुलर फाइट कुछ देखने को मिला। इन सभी मुद्दों पर हम बातचीत करेंगे। आज फिर से हमारे साथ जुड़े हैं वरिष्ठ पत्रकार भोलानाथ जी। इनसे जानेंगे कि कैसा रहा जो 4 लोकसभा सीट का जो चुनाव हुआ, क्या कहीं पर ट्रायंगुलर फाइट होता हुआ भी दिखा था क्या? एचडी न्यूज के व्यूअर्स को नमस्कार। प्रशांत, जैसा आप बता रहे हैं कि फर्स्ट फेज का थोड़ा सा हम लोग चर्चा कर लें, तो फर्स्ट फेज में 2-3 चीजें जो बहुत इम्पोर्टेंट देखने को मिली, उसमें से एक ये रहा कि पोलिंग परसेंटेज बिहार में बहुत कम हुआ। ये कई तरह के संकेत देता है। कई लोग इसको ये भी दिखा रहे हैं कि मतदाताओं में एक मायूसी है राजनीतिक दलों उम्मीदवारों को लेकर के, चुनाव को लेकर के, और ये मायूसी जो है वो उनके वोटिंग में दिखा है। बिहार में सबसे कम परसेंटेज गया है वोटिंग का, मात्र 48% एवरेज गया है। ठीक है, तो अब ये क्यों हुआ है, ये थोड़ा सा जो दल हैं यहाँ पर जो चुनावी अखाड़े में कूदे हुए हैं, जो 2 गठबंधन है, इंडिया और एनडी गठबंधन, उनको विचार करना चाहिए कि कैसे मतदाताओं को हम लोग प्रेरित कर सकें, उत्साहित कर सकें कि वो अधिक से अधिक मतदान कर सकें। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर के और दोनों गठबंधनों को नेता और चुनाव आयोग सब लोग बहुत प्रयास कर चुके हैं कि मतदाताओं से कई बार अपील कर चुके हैं कि मतदान कीजिए, लेकिन यह मतदान अभी बहुत ही कम दिखा है। 50% भी एवरेज नहीं गया है। जबकि वहीं दूसरे राज्यों की बात करें तो यह मतदान 60, 70, 80% तक गया है। उसकी तुलना में बिहार में कम है। यहाँ पर एक तरह से एक बात एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर की भी आ रही है, चूंकि बिहार में 40 में से 39 सीटों पर एनडीए का कब्जा है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि मतदाता बहुत उम्मीद नहीं रख पा रहे हैं अपने उम्मीदवारों से, या उनको लग रहा है कि इधर इससे लड़े, कोई इधर से जीते या उधर से जीते, उसका बहुत लाभ उनको नहीं मिलने वाला है। एक चीज। दूसरा कि अगर आप कह रहे थे कि ट्रायंगुलर फाइट की बात, तो ट्रायंगुलर फाइट फर्स्ट फेज में सिर्फ नवादा में दिखा। नवादा में विवेक ठाकुर भाजपा की तरफ से उम्मीदवार थे, जो एनडीए के उम्मीदवार थे। इस बार, पिछली बार वहां पर रालोसपा के चंदन सिंह थे, उनके पार्टी को इस बार कोई भी, पारस की पार्टी को कोई भी टिकट नहीं मिला। पशुपतिनाथ पारस की पार्टी को, रालोसपा को, और उनकी जगह पर, चंदन सिंह की जगह पर विवेक ठाकुर को उम्मीदवार बनाया गया। आप जानते हैं कि ये सीटों के तालमेल में एनडीए में भाजपा के खाते में गई थी, और ये विवेक ठाकुर चुनाव लड़ रहे हैं, वे डॉक्टर सीपी ठाकुर के पुत्र हैं। उनके सामने में लालू यादव ने वहां पर से उतारा था, श्रवण कुशवाहा को उतारा है। तो श्रवण कुशवाहा को उतारने का मकसद लालू प्रसाद का एक प्रयोग था कि उनका बेस वोट जो है यादव मुस्लिम का वो तो है ही है, या कुशवाहा समाज का वोट वो अपने आप में जोड़ सकें और आने वाले समय में, यानी कि विधानसभा चुनाव के लिए, अपनी एक जमीन, एक अलग तरह की जमीन तैयार कर सके, जिसमें कि कुशवाहा मतदाता उनसे सीधे जुड़ सके। कुशवाहा मतदाता बिहार में कई सीटों पर हार जीत में बहुत ही बड़ी भूमिका निभाते हैं। तो उस लिहाज से कुशवाहा को लेकर के लालू यादव का यह प्रयोग था, लेकिन नवादा में यह प्रयोग बहुत सफल होता हुआ नहीं दिख रहा था। क्योंकि नवादा में जिस वल्लभ यादव या उनकी फैमिली का टिकट काटा गया था, पहले ये एक जान लीजिए कि एक अनुमान किया जा रहा था कि वहां से राजवल्लभ यादव की फैमिली से किसी को टिकट मिलेगा। ज्यादा उम्मीद उनके भाई विनोद यादव के बारे में की जा रही थी। विनोद यादव 2 साल से उस इलाके में पूरा घूम रहे थे, प्रचार कर रहे थे और लोगों से मिलजुल रहे थे, लेकिन उनका टिकट कट गया, उनको टिकट नहीं मिला। तो वो एक नाराजगी थी कि कैसे हम क्या करें। तो उन्होंने निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं, और उनका जो है ये खास बात ये रही कि राजद से बगावत करके, और राजद के 2 विधायक उनके मंच पर चुनाव प्रचार में साझा करते हुए दिख रहे थे, विभा देवी और एक और विधायक। तो ये राजद में एक टूट साफ दिखा कि उनके विधायक ही 2 जो है राजद का खेमा छोड़ करके, और विनोद यादव निर्दलीय के साथ प्रचार में घूम रहे थे। तो एक तरह से आप देखिए कि विनोद यादव एक बड़े तादाद में वोट काटेंगे, और जिसका फायदा विवेक ठाकुर को मिल सकता है। विवेक ठाकुर राजवल्लभ यादव फैमिली के से हैं, और वहां पर
राजवल्लभ, थोड़ा सा ये समझ लीजिए कि राजवल्लभ यादव फैमिली का नवादा इलाके में खदान का कारोबार है और श्रवण कुशवाहा का बालू का कारोबार है। तो ये भी एक बात चल रही है कि ये लड़ाई विनोद यादव और श्रवण कुशवाहा की जगह पर बालू और गिट्टी की लड़ाई है। तो गिट्टी जो है, गिट्टी का कारोबार राजवल्लभ यादव की फैमिली के पास है, बालू का कारोबार श्रवण कुशवाहा के पास है। तो विनोद यादव या राजवल्लभ यादव की फैमिली मुख्य रूप से ये चाहे, उनका ये मकसद नहीं है कि विनोद यादव को हरा दें। उनका मुख्य मकसद ये देखा जा रहा है, जो चर्चाएं आ रही हैं, जो बात आ रही है, कि उनका मकसद, मेन मकसद श्रवण कुशवाहा को रेस से बाहर करना है। क्योंकि श्रवण कुशवाहा अगर जीत गए तो नवादा सीट कुशवाहा की सीट हो जाएगी और फिर बालू के कारोबार पर और बहुत हद तक गिट्टी के कारोबार पर भी उनका कब्जा होता हुआ दिखेगा। तो एक तरह से ये अस्तित्व की भी लड़ाई है, बालू गिट्टी की लड़ाई है, और नवादा में जो एक पहले से जो एक चलता रहा लड़ाई वो तो है ही है। वहां पर भी उम्मीदवार हमेशा बदलते रहे हैं। पहले थे वहां पर बेगूसराय गिरिराज सिंह, फिर इस बार चंदन सिंह आए, फिर इस बार अब इनका भी टिकट बदल करके और विवेक ठाकुर को दिया गया है। तो ये तो हुआ प्रशांत फर्स्ट फेज की बात। सेकंड फेज में भी चुनाव बहुत नजदीक है, 26 तारीख को उसमें भी वोटिंग हो जाएगा। तो एक बार नजर डालते हैं कि बिहार के कौन कौन से सीट हैं। तो बिहार में पूर्णिया, किशनगंज, बांका, कटिहार और भागलपुर, ये सभी सीटें या तो सीमांचल के पास हैं या फिर उसके आसपास की सीटें हैं। देखिए, थर्ड फेज में जो 5 सीटें हैं उसमें सबसे खास बात यह है कि एनडीए के पास जो सीटें गई हैं वो सभी 5 सीटें सेकंड फेज की जो है जदयू के पास की हैं। जदयू सभी 5 सीटों पर चुनाव लड़ रहा है एनडीए में। भाजपा के पास कोई सीट नहीं है, ना हम या किसी और दल के पास है। सभी 5 सीटों पर एनडीए की तरफ से भाजपा चुनाव लड़ रहा है। ये 5 सीटों में 4 सीटें जो हैं उसकी सीटिंग है। एक अगर किशनगंज को छोड़ दें तो किशनगंज में पिछले बार उनके महमूद अशरफ चुनाव हार गए थे, इस बार मुजाहिद आलम को टिकट दिया गया है। इसके साथ ही अगर आप गौर करें तो भागलपुर में उनके उम्मीदवार जो जीते हुए उम्मीदवार हैं अजय मंडल हैं, कटिहार में दुलाल चंद गोस्वामी हैं, बांका में गिरधारी यादव हैं और कटिहार में दुलाल चंद गोस्वामी हैं। तो ये 4 सीट उनके जीते हुए उम्मीदवार हैं और 5वें पर वो नए उम्मीदवार उतारे हैं। वहीं दूसरी तरफ आप देखें तो इंडिया गठबंधन में 3 सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ रही है। जो सीटों के तालमेल, जो सीटों का बंटवारा हुआ है उसमें 3 सीटें कांग्रेस के खाते में गई हैं और 2 सीटें राजद के खाते में गई है। तो जो सीटें राजद के खाते में गई हैं उसमें पूर्णिया एक है जहां भीमा भारती चुनाव लड़ रही है, और दूसरा सीट जो है वो जयप्रकाश यादव के पास है जो बांका से चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं इसके अलावा बाकी 3 सीटों पर अजीत शर्मा भागलपुर से, कटिहार से तारिक अनवर और किशनगंज से जावेद जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं चुनाव लड़ रहे हैं। अब अगर आप देखें तो इन 5 में से 3 सीटों पर, प्रशांत जैसा बता रहा हूँ, 5 में से 3 सीटों पर सीधा मुकाबला है और 2 सीटों पर ट्रायंगुलर फाइट हो रही है। जो 2 सीटों पर ट्रायंगुलर फाइट हो रही है उसमें एक सीट किशनगंज का है जहां से कि पप्पू यादव चुनाव लड़ रहे हैं और बीमा भारती उनके सामने राजद से उम्मीदवार हैं, और तीसरे कोण पर जदयू के संतोष कुशवाहा हैं। तो आप समझिए इस तरह से कि एनडीए से संतोष कुशवाहा, इंडी गठबंधन से बीमा भारती, और इस चुनाव को पूरा तिकोना रूप दे रहे पप्पू यादव। तो पप्पू यादव एक बहुत ही सीमांचल के दमदार शख्सियत हैं, बड़े नेता हैं, और वो पिछले 5 सालों से वहां पर अपना खूब प्रचार प्रसार कर रहे थे, कई रैलियां कर चुके हैं, सब तरह के उपाय किए थे, लेकिन और इसीलिए वो भाजपा अपनी पार्टी जाप को लेकर के कांग्रेस में विलय भी कर लिए थे। तभी से यह माना जा रहा था कि कांग्रेस उनको इस बार उम्मीदवार बनाएगी पूर्णिया से, लेकिन यह सीट तालमेल में राजद के पास चली गई। बल्कि तालमेल होने से पहले ही राजद ने वहां से बीमा भारती को उम्मीदवार बनाया, न सिर्फ उम्मीदवार बनाया बल्कि उनको सिंबल भी दे दिया। अब पप्पू के सामने था कि एक उहापोह की स्थिति थी, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, मैं पूर्णिया का बेटा हूँ, पूर्णिया मेरी माँ है और मैं पूर्णिया से ही चुनाव लड़ूंगा। तो वो एक ट्रायंगुलर फाइट दे रहे हैं। अब थोड़ा सा अगर आप समीकरण को समझेंगे तो पूर्णिया में भी यादव और मुस्लिम मतदाता लगभग बराबर हैं, और यादव मतदाताओं में भी पप्पू यादव सेंध मारते हुए दिख रहे हैं। तो चूंकि वो उसी समाज से आते हैं, समुदाय से आते हैं, यादव समुदाय में एक मैसेज ये गया है कि अगर पप्पू यादव दमदार उम्मीदवार थे तो क्यों उनको नहीं टिकट दिया गया, क्यों बीमा भारती को टिकट दिया गया। तो यादव उस आधार पर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो एक तरह से वहां पर
एक तिकोना फाइट में पप्पू यादव बीमा भारती के लिए बड़ी मुश्किल पैदा कर सकते हैं। जहां तक अगर बात करें कि अगर पप्पू यादव उम्मीदवार होते और सामने में संतोष कुशवाहा उम्मीदवार होते, तो संतोष कुशवाहा 2 बार से सांसद रह चुके हैं, उनके खिलाफ एक एंटी इनकम्बेंसी का भी फैक्टर बन रहा था और इस बार उनको चुनाव में चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा था। लेकिन जैसे ही यह फाइट तिकोना बना है तो उनकी राह थोड़ी आसान दिख रही है। अब यह है कि मुख्य मुकाबला एक तरह से आप कहें, जो रिपोर्ट आ रही है, जो फीडबैक आ रही है, वो पप्पू यादव और दूसरी तरफ संतोष कुशवाहा के बीच बन रही है। तो अब देखना है कि ऊंट किस करवट बैठता है। दूसरा ट्रायंगुलर फाइट आपको किशनगंज में है, जहां से कि कांग्रेस से जावेद है। आपको याद होगा हमारे दर्शकों को कि पिछले बार जो 40 सीटों में से जो मात्र एक सीट जो कांग्रेस जीत सकी थी वो किशनगंज ही था और किशनगंज में जावेद जीते थे। तो किशनगंज सीट एक ऐसा सीट है कि वहां पर 16 अब तक चुनाव हुए हैं, उसमें से 8 बार कांग्रेस जीती है। और ये गौर करने लायक बात है कि पिछले बार जब मोदी की प्रचंड लहर थी, उस लहर में भी किशनगंज में कांग्रेस अपना परचम लहराने में कामयाब रही थी। जावेद वहां से जीते थे। इस बार भी जावेद हैं। जो वोटों का समीकरण है वहां पर वो सीधे सीधे मुस्लिम मतदाता सबसे ज्यादा है, वहां पर करीब 12 लाख मुस्लिम मतदाता हैं और 1 लाख के करीब यादव मतदाता हैं। तो अगर इंडिया गठबंधन या इंडी गठबंधन एक साथ होकर के लड़ता है तो जावेद को फायदा मिलता हुआ दिख रहा है। लेकिन अगर बात इलाके की करें तो वहां पर अख्तरुल इमाम AIMIM के उम्मीदवार हैं और सीमांचल के क्षेत्रों में AIAM यानी कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ये जो है इसका एक असर है। तो काफी दबाव में उन्होंने बाकी सीटों से तो अपने उम्मीदवार हटा लिए। करीब 13 उम्मीदवारों की घोषणा असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी की तरफ से की गई थी बिहार में, लेकिन बाकी जगहों से तो सीमांचल के बाकी जगहों से तो उम्मीदवार हटा लिए गए। लेकिन किशनगंज में अभी उनके उम्मीदवार हैं और वो कड़ी टक्कर दे रहे हैं। पिछले बार जावेद के बाद जो है जो तीसरे नंबर पर जो आए थे वो ओवैसी की पार्टी के ही उम्मीदवार थे, जो कि एक कड़ी टक्कर के बाद जावेद को जीत हासिल हुई थी। तो इस बार भी वहां पर एक कड़ा मुकाबला दिख रहा है और 3 सीटें जो है जो भागलपुर, बांका और कटिहार, वहां पर सीधा फाइट है इंडी गठबंधन और इंडिया गठबंधन के बीच। बांका का थोड़ा सा आप गौर कर लें कि बांका में मधु लिमये और चंद्रशेखर जैसे उम्मीदवार रहे हैं, जीते हैं, सांसद बने हैं। एक बड़ा प्रतिष्ठित क्षेत्र रहा है। वहां से ही दिग्विजय सिंह भी निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव जीत चुके हैं। तो इस बार जयप्रकाश यादव वहां से चुनाव लड़ रहे हैं। सिटिंग सीट है जदयू की, जहां से गिरधारी यादव को उम्मीदवार बनाया गया है। तो मुख्य मुकाबला इस बार जो है वहां से गिरधारी यादव और जयप्रकाश यादव के बीच में है। दूसरा आप अजीत शर्मा का अगर देखें, कांग्रेस के उम्मीदवार है भागलपुर में। तो भागलपुर सीट 1986 तक कांग्रेस के पास थी और उसके बाद से इस सीट पर कभी भाजपा कभी जदयू इस तरह से उसके बदलता रहता है। तो इस बार पिछले बार वहां पर अजय मंडल चुनाव जीते थे जदयू से और इस बार भी वह सीट जदयू के खाते में गई है एनडीए में। तो वहां से अजय मंडल और अजीत शर्मा के बीच में मुकाबला है। अजीत शर्मा वहां से सिटिंग विधायक हैं, तो इस लिहाज से वहां पर थोड़ा सा मुकाबला दिलचस्प भी हो सकता है कि अजीत शर्मा की बेटी जो नीतू शर्मा जो है नेहा शर्मा जो है वो भी अपने पिता के पक्ष में प्रचार करें, तो एक ग्लैमर का तड़का भी वहां लग सकता है। तो ये एक वहां का सीन हुआ। दूसरा फिर कटिहार में तारिक अनवर जो है वो एक दिग्गज नेता है, पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे हैं और 5 बार के सांसद रहे हैं। पिछले बार उनसे ये सीट दुलाल चंद गोस्वामी ने झटक ली थी। अब इस बार सीधा मुकाबला है। अब तारिक अनवर कांग्रेस के एक बड़ी शख्सियत हैं, बड़े नेता हैं, क्या गुल खिलाता है देखना होगा। प्रशांत, चलिए, तो हम आज बातचीत कर रहे थे बिहार के लोकसभा सीटों की, जहां पर ट्रायंगुलर फाइट होता हुआ दिखा पहले चरण में और आने वाला जो दूसरा चरण है उसमें भी दिख सकता है, जिसकी उम्मीदें हैं। तो आपने सुना हमारी बातों को, कैसी लगी माफ कीजिएगा, तो आपने सुना हमारी बातों को और क्या लगा हमारी बातों को सुनकर कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर देते रहिएगा। जुड़े रहिएगा द न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।